नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पटियाल की परीक्षण लिस्ट में पहले नंबर पर नीट है। पब्लिक इंटरेस्ट में लगातार 26 दिन से 24 लाख कैंडिडेट के साथ खड़ा है पटियाल। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने 38 याचिकाएं थी। सबसे बड़ी मांग थी कि नीट एग्जाम फिर से हो, लेकिन फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की तारीख दे दी है, पर सरकार से जो सवाल पूछे हैं, जो जवाब मांगे गए हैं, उससे क्या संकेत मिलते हैं, ये जानने के लिए पटियाल का पूरा परीक्षण, क्योंकि नीट पटियाल के लिए कोई न्यूज नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। दूसरा परीक्षण हाथरस वाले भोले बाबा के चरणों की धूल का होगा। 121 मौतों का होगा। 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन भोले बाबा पर पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पड़े हैं और ना ही सरकार उसके गिरेबान तक पहुंची है। संगीन आरोपों के बावजूद सरकारी बुलडोजर बाबा की प्रॉपर्टी से दूर है। बाबा के वकील ये कहते हैं कि भीड़ के बीच कुछ लोग जहरीला स्प्रे छिड़क रहे थे, इसीलिए भगदड़ मची। लेकिन पटियाल को आज एक ऐसा गवाह मिला है जो भोले बाबा की गिरेबान पर हाथ डालता है। यह ऐसी गवाही है जो अगर कोर्ट में टिक गई तो बाबा को जिंदगी भर के लिए जेल के भीतर भेज देगी। भोले बाबा पर बड़ा खुलासा है। पटियाल के साथ जरूर देखिए, क्योंकि यह पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने यह कह दिया है कि मुंबई में लोग बिना जरूरत के घर से ना निकले। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश से बाढ़ की परेशानी है। आज पटियाल का परीक्षण इस बात पर है कि यह कुदरत की मार है या सिस्टम की हार है। हवाई सर्वे और कंट्रोल रूम से बाढ़ का मैनेजमेंट सही है या गलत, जानने के लिए पटियाल के साथ रहिए रात 9:45 तक। जम्मू के कठुआ में इस वक्त देश के दुश्मन और भारतीय सेना के बीच एनकाउंटर चल रहा है। देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना के 4 वीर जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। 6 जवान घायल हैं। जो बच्चे चीटी करके हमसे आगे निकल गए उनको कैसे आप निकालेंगे? कोई तरीका नहीं। अभी तक आपने जिनको खोज लिया है, क्या जरूरी है कि आपने सबको खोज लिया है? पेपर लीक से तो 2-3 हजार बच्चों की रैंक खिसकी है। यहाँ 40-50 हजार वो अनक्वालिफाइड बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है एनटीए के इंटरनल सिस्टम में, ओएमआर में सेटिंग करके। गांव देहात का एरिया होगा जहाँ पे कैमरा नहीं होगा, तो वहाँ पे तो गड़बड़ के चांस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि वहाँ के बच्चे क्यों नहीं आ गए है। उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मैं कैसे बात उठाऊं कि यहाँ पे चीटिंग हुई है। हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सीधे से कि हमारा रेनिट कराएं। आज सीजीआई साहब जो बैठे हुए उस चेयर पे, उनको आज अपना परमेश्वर मानते हैं। जहाँ पर हम 9-10 हजार में कोई एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल मिडिल लेवल का कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वो 4 टाइम्स रैंक इन्फ्लेट हो गया है। हमें नहीं लग रहा हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। मैम, हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। 720 को ही अपनी मेहनत दिखती है क्या? जिन्होंने 640 स्कोर करे, जिन्होंने 650 लाए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? क्या उनकी मेहनत नहीं दिखती? क्या वो कॉलेज नहीं डिजर्व करते? गिर जाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब धक्का मार के गिराया जाता है ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है। क्या देश भर के 24 लाख कैंडिडेट्स को दोबारा नीट की परीक्षा देनी होगी, या फिर गड़बड़ी के दायरे में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही रीनीट होगा? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आज इस पर कोई फैसला नहीं आया। नीट एग्जाम में पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी की गुंजाइश अगर 0.000% भी हुई तो एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज उस बात पर एक बार फिर मोहर लगी जो पटियाल पिछले 26 दिन से कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर सुनवाई करते हुए आज एनटीए, केंद्र सरकार और जांच एजेंसी से कई जरूरी सवालों के जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पेपर लीक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पेपर लीक के सबसे पहले दर्ज हुए केस के बारे में भी पूछा है। अब तक हुई जांच के सारे फैक्ट्स मांगे हैं। कोर्ट ने एनटीए से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, परीक्षा में गड़बड़ी से अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ? दूसरा, पेपर लीक हुआ तो इससे फायदा किन्हें हुआ, क्या उनकी पहचान की जा रही है?
और तीसरा ये कि देश के कितने राज्यों के कितने सेंटर्स में गड़बड़ी की शिकायत आई है। सारे सवालों पर अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कोर्ट पेपर लीक की गंभीरता को समझ रहा है और इस केस से जुड़ी हर चीज को समझना चाहता है। 11 जुलाई को नीट पर जब फिर से सुनवाई होगी तो इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आज कोर्ट में एनटीए ने पेपर लीक की बात स्वीकार की। ऐसा होते ही सुप्रीम कोर्ट की वो बात मजबूत हो गई जो कोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन कही थी कि 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो परीक्षा पर विचार होगा। आज की सुनवाई के दौरान रीनीट की मांग करने वाले उम्मीद भरे हुए थे, उनको बहुत आस थी, लेकिन सरकार और एनटीए अब भी नीट रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सुनवाई के दौरान पहली बार केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से माना गया कि नीट पेपर लीक हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से बार बार यह कहा गया कि यह पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, सिर्फ पटना यानी कि बिहार की राजधानी में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पेपर लीक का जो कथित आरोप लगा था वो शुरुआती जांच में सही पाया गया है और उसका असर ये हुआ है कि कुछ एक बच्चों को, बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि कुछ एक छात्रों तक ये पेपर पहुंचा और पेपर लीक की घटना हुई है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा हुआ भी है तो बड़े पैमाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ और पूरा नीट एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी ने कोर्ट में पेपर लीक होने की बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट में भी यह कह दिया है कि गड़बड़ी हुई तो लेकिन दोबारा नीट की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अभी फिलहाल सवालिया निशान है। इस सवाल को लेकर जितना परेशान 24 लाख कैंडिडेट्स हैं उतना ही एनटीए और सरकार भी है। लेकिन ज्यादा जरूरी है क्या है, परीक्षा कैंसिल करके रीनीट या पेपर लीक की जड़ तक पहुंचना। आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा नीट में गड़बड़ी हुई है तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता इससे, क्योंकि यह रवैया मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा देगा। जांच एजेंसियों के पास फोरेंसिक टीम्स भी मौजूद रहती हैं, तो क्या वो ये पता लगा सकती हैं कि लीकेज की रेंज कितनी बड़ी है और कितने लोगों तक पेपर पहुंच गए। पेपर लीक हुआ और परीक्षा में गड़बड़ी भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को लेकर फैसला देने की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, जल्दी में नहीं है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हुई तो उनकी मुसीबत बढ़ेगी जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया और अच्छा स्कोर भी लिया। लेकिन रीनीट नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, जिन्हें गड़बड़ी और पेपर लीक करने वालों ने नंबरों से पछाड़ दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि क्या यह मालूम करना मुमकिन है कि इतने कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक कैसे आ गए। कोर्ट ने कहा है कि सभी धोखेबाज नहीं हैं, कुछ काबिल भी हो सकते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि 1563 कैंडिडेट्स में धोखेबाज कितने हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांच में 100 टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स 18 राज्यों के 56 शहरों में 95 सेंटर से आते हैं। पूरी नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, लेकिन पेपर लीक होने की एफआईआर सिर्फ पटना में दर्ज है। सीबीआई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। नीट एग्जाम पर लीक हुए और कवरेज के दौरान जब पटियाल ने इन तमाम कड़ियों को जोड़ना शुरू किया था आज से 25 दिन पहले, तभी से लगातार दो बातें मैं कह रहा हूं। पहली ये कि नीट एग्जाम में कोई छोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि सीधे सीधे पेपर लीक हुआ है, और दूसरी ये कि अगर परीक्षा से पहले ही पर्चा बाहर आ गया तो फिर भरोसा कायम करने के लिए री एग्जाम एकमात्र विकल्प है। आज की सुनवाई में यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नीट से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इनमें से 34 याचिकाएं कैंडिडेट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ओर से दाखिल की गई हैं। इनमें दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की गई है। 4 याचिकाएं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हैं। लेकिन रीनीट की मांग से जुड़ी याचिका पर क्या सुनवाई हुई? चीफ जस्टिस ने उस सुनवाई में पूछा किस आधार पर री एग्जाम करवाने की मांग की जा रही है, इसका आधार क्या है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 2 लोगों की गड़बड़ी के चलते पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास डेटा एनालिटिक यूनिट के जरिए क्या यह पता लगाया नहीं जा सकता
कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं? क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर लोगों का कहना है कि जांच एजेंसी के लिए इसका जवाब खोजना भूसे में सुई खोजने जैसा है। गलत काम करने वालों की पहचान अगर हो भी गई तो इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है। क्या 24 लाख कैंडिडेट्स इतने दिन इंतजार कर पाएंगे? क्या डॉक्टरी के दाखिले इतने दिन तक रुके रहेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम सबके साथ न्याय करे। और मैम हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। अब कितने सेंटर्स में कितनी धांधली हुई है हमें नहीं पता। अभी तक से वो सिर्फ 2 सेंटर, जहां एनटीए पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करता था वहां वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। हम कैसे मान ले कि वो ऑनेस्ट भी है, जबकि पहले उसने ये बोला था कि सब जगह एकदम फेयर कंडक्शन हुआ है, सिर्फ एक राजस्थान के सेंटर के अंदर पेपर को लेट करवाया गया। लेकिन अब वो स्टेटमेंट बदल दी गई। अब 2 सेंटर्स पकड़ लिए गए, गोधरा के और यूपी के, और वो भी जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तभी इन 2 सेंटर्स को लाइमलाइट में डाला गया है। मेरे 630 मार्क्स आ रहे हैं, जिसपे मेरे को पिछले साल, क्योंकि 610 कट ऑफ थी, तो उसपे मेरे को आराम से अच्छा कॉलेज यूपी में मिल जाता। दिल्ली में नहीं मिलता, यूपी में मिल जाता। बट मैम अब 660 चली गई है मेरे स्टेट की कट ऑफ। एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेट की कट ऑफ बहुत लो जाती है। वो सिर्फ अपने स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो डोमिसाइल उन्होंने चुना है, डोमिसाइल जो है उस स्टेट की लोअर जाती है कट ऑफ, तो वहाँ उन्हें तो एडमिशन मिल जाएगा। ये तो सेल्फिशनेस वाली बात होगी ना कि सेल्फिश सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और भी तो स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स पूरे इंडिया से बनेंगे, सिर्फ एक स्टेट से नहीं। जो सीजीआई साहब हैं वो ये रीनीट कराएंगे, क्योंकि 0.01% भी इरेगुलरिटी हुई है उन्होंने कहा था, तो हम रीनीट कराएंगे। यानी किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और हम बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे 4-5 साल वेस्ट हो गए। नीट एग्जाम पेपर लीक केस में परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी से आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने एनटीए से यह पूछा, नीट के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लॉकर में कब भेजे गए थे? क्वेश्चन पेपर्स को लॉकर से कब और एग्जाम से कितनी देर पहले निकाला गया था? एनटीए के वकील ने बताया कि 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच लॉकर से पेपर निकाले गए थे। एग्जाम दोपहर 2 बजे था। चीफ जस्टिस ने पूछा कितने सेंटर्स थे और कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठे थे। एनटीए ने बताया कि भारत में 4750 सेंटर थे और विदेश में 15 सेंटर बने थे। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 23,33,000 है, लेकिन 72,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल नहीं हुए। कोर्ट ने पूछा कि विदेश में पेपर कैसे भेजे जाते हैं, तो एनटीए ने बताया कि दूतावासों के जरिए विदेशों में पेपर भेजे जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह पूछा कि क्वेश्चन पेपर कितने लोग तैयार करते हैं, कहां छपते हैं, उसके बाद उन्हें कैसे अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। एनटीए का जवाब था, एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो क्वेश्चन पेपर सेट करती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमें प्रिंटिंग प्रेस का पता मत बताइएगा, नहीं तो अगले साल पता चले कि एक और पेपर लीक हो जाएगा। हमें यह जानना है कि प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के लिए कैसे भेजा गया और फिर वहां से वापस एनटीए को यह कैसे मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से यह भी पूछा कि पेपर लीक हुआ तो कैसे? अगर यह सोशल मीडिया पर लीक हुआ तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो। यही बात तो पटियाल भी इतने दिन से कह रहा है कि जब पटना में पेपर लीक हो गया तो कहीं और लीक नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि पेपर लीक माफिया ने अपनी रणनीति बदली है। वो ज्यादा कीमत पर कम लोगों को पेपर लीक करता है ताकि राज भी ना खुले और कमाई भी चलती रहे। मेरा तो यह भी कहना है कि अगर केवल पटना में ही पेपर लीक हुआ है और सिर्फ 30 कैंडिडेट्स को ही मिला और वहीं मेरिट में वो कैंडिडेट या उन कैंडिडेट्स की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से कुछ कैंडिडेट ऊपर आ गए, तो क्या ये एग्जाम में लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ नहीं है? सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वही डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है? क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल
नहीं है तो सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली ही आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे कैसे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है। अगर बिहार पुलिस का यकीन माने तो शायद वहां पर 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था, 5 तारीख आने से पहले ही। खैर, कानून का यह मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन न्याय का यह सिद्धांत नीट के मामले में ठीक उलट हो गया है। कोर्ट से उम्मीद यह है कि वो एक गुनहगार के लिए लाखों बेगुनाह रीट में ना फंस जाए। महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक केस में कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने लातूर में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। नीट में नंबर बढ़ाने के नाम पर वसूली का आरोप लगा है एक शख्स पर, उसे गिरफ्तार किया गया। इस शख्स का नाम है नंदून दप्पा। नंदून दप्पा पर यह आरोप लगा कि वो अंक बढ़वाने के लिए सेटिंग करता था, इसलिए उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जज बनाने वाली परीक्षा में घोटाले का परीक्षण करूंगा। मैं यूपी पीसीएस जे यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल जज एग्जाम की बात कर रहा हूं। यूपी पीसीएस जे संकट पर बादल मंडरा रहे हैं उस एग्जाम पर भी, और इसका कारण यह है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। यहां पर सिर्फ आरोप नहीं है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद मान लिया है कि पीसीएस जे की परीक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। 50 कैंडिडेट की कॉपियां बदली गई थी। यह खुलासा हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है और उससे जांच के दौरान यह मान भी लिया है। आज इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि जिन कैंडिडेट्स की कॉपी बदल गई थी उनका अब क्या होगा, जो उनकी जगह चुने गए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। इस बड़े केस से कुछ पॉइंट्स आपको समझा देता हूं। यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में एक हल्फनामा दिया। हल्फनामे में कोर्ट को बताया गया कि जिन कैंडिडेट्स की कॉपियां आयोग ने गलती से बदली हैं उनके बारे में क्या कदम उठाया जाएगा। यूपी पीसीएस की हल्फनामे में यह बात बताई गई है कि अगर ट्रेनिंग कर चुके कैंडिडेट्स बाहर होते हैं तो उनका क्या होगा, लेकिन अदालत यूपी पीएससी के हल्फनामे से संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने यूपी पीएससी को दोबारा हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। यह सारा किस्सा श्रवण कुमार पांडे की तरफ से कोर्ट में दायर किए गए एक केस के बाद खुला है। क्या है श्रवण कुमार पांडे का पूरा केस, अब वो भी आपको दिखाएंगे। पीसीएस जे एक बड़ी परीक्षा होती है, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। इस परीक्षा का क्या नाता होता है, किससे नाता होता है। परीक्षा क्लियर करने वाले लोग जज बनते हैं। इसमें सफलता का रेट केवल 0.6% है। इस परीक्षा में जब पास कर जाते हैं और जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट में बैठकर इंसाफ देते हैं। लेकिन अजीब तब लगता है जब न्यायाधीश की परीक्षा ही अन्याय का शिकार हो जाए। अब आपको बताता हूं कि पीसीएस जे परीक्षा में 50 कैंडिडेट की कॉपी बदलने वाला खुलासा हुआ कैसे। इसके लिए पटियाल आपको श्रवण पांडे से मिलवाएगा। इस पूरे खुलासे के सूत्रधार श्रवण पांडे ही हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। श्रवण पांडे उत्तराखंड हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करते हैं। साल 2022 का पीसीएस जे श्रवण पांडे ने भी दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो श्रवण को यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल जिन 302 कैंडिडेट्स का चयन पीसीएस जे में हुआ उनमें श्रवण का नाम नहीं था। श्रवण अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए श्रवण ने आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसकी मार्कशीट नवंबर में निकली थी और मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने आरटीआई फाइल करी थी। और आरटीआई फाइल करी तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गया यूपीपीएससी इलाहाबाद।
तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी इंग्लिश की कॉपी बदली हुई थी, मेरी हैंड राइटिंग नहीं थी जो वहाँ कॉपी रखी हुई थी, और हिंदी पेपर के कुछ कॉपीज के पेपर जो थे वो कटे हुए थे। तो मैंने वहाँ लेटर लिखा चेयरमैन को भी, सेक्रेटरी को भी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने इसके चलते ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट डाली, और अपने एडवोकेट के थ्रू, जिनका नाम विभू राय है, और इसमें 3 हियरिंग हो चुकी हैं। पहली हियरिंग में कोर्ट ने यूपीपीएससी को ऑर्डर दिया था कि वो मेरी कॉपीज प्रोड्यूस करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद श्रवण की कॉपी तो आयोग ने नहीं दिखाई, लेकिन 3019 कैंडिडेट्स जिनका चयन मेंस में हुआ था, उन चयनित कैंडिडेट्स की 18,042 कॉपियां जांचने का फैसला आयोग ने जरूर किया। 7 जून को उनको मेरी कॉपीज प्रोड्यूस करनी थी, बट 7 जून को यूपीपीएससी ने कहा कि हमने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और हम 18,000 की 18,000 कॉपीज चेक करेंगे, क्योंकि एक गलती है, कॉपीज एक्सचेंज हुई हो सकती है गलती से, तो हम एक बार पूरा अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 3,000 के जिन्होंने मेंस दिया था, जितने लोगों ने, उन 3,000 के 3,000 लोगों को बुला के अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने का मौका दिया है, जो कि 30 जुलाई तक दिया है। और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 25 पेपर्स में अदला बदली हुई है। मान लो कि 2 बंडल हैं जिसमें 25-25 का एक बंडल था, जिसके पेपर इधर उधर हुए हैं। इन्होंने इसको गलती का नाम दिया है, बट मुझे ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो इस मैटर की जड़ तक जाएंगे। यूपी लोक सेवा आयोग ने अपनी शुरुआती इंटरनल जांच में माना कि इंग्लिश के पेपर की 25-25 कॉपियों के 2 बंडल बनाए गए थे, जिस वजह से उन कॉपियों पर गलत कोडिंग हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन 50 कैंडिडेट्स की कॉपियां बदली गई हैं, उनके रिजल्ट का क्या होगा? क्या पीसीएसजे का पूरा रिजल्ट रद्द किया जाएगा? आदेश में उल्लिखित। यूपी में मथुरा की संगीता चौधरी ने भी 2022 में पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम दिया था, लेकिन संगीता का चयन भी नहीं हुआ था। संगीता भी अपनी कॉपी चेक कराना चाहती है। संगीता का मानना यह है कि लॉ में उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन पीसीएस जुडिशरी के चयन ना होने की फिर क्या खास वजह होगी। इसीलिए संगीता को भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। हमारे संवाददाता मोइन खान ने संगीता से बात की, आप भी सुनिए। जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स मिले थे सर। तो उसको लेके कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब रिजल्ट रिलीज हुआ था, तो मेरे माइंड में था कि शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। अभी तो 50 कॉपियों के लिए आयोग ने माना कि कोडिंग सही नहीं हुई थी, जिस वजह से वो लोग जो डिफेंड करने के लिए रीजन दे रहे हैं कि उसकी वजह से जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन अभी तो 3,000 बच्चों की कॉपियां बाकी है चेक होने के लिए, जो एग्जामिन करेंगे और पता चलेगा। तो सर हाँ, लेकिन ये अभी इंग्लिश की ही आ रही है सामने निकल के कि उसी में गड़बड़ी हुई है। और आपका भी उसी में? जी, मुझे भी उसी में सर, कि मेरा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे सर, बहुत कम मार्क्स मिले थे, तो अभी मुझे यही लग रहा है। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान दिया था तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो गए थे, जबकि सीएम साहब को पीसीएस जुडिशरी जैसी परीक्षा में हो रही गड़बड़ी पर आग बबूला होना चाहिए। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने चाहिए, उनके घरों को ध्वस्त करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या पीसीएसजे परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल बहुत बड़ा है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि परीक्षा में गड़बड़ी की बात कोई अधिकारी सपने में भी कभी सोच ना सके। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला हाथरस कांड पर बड़ा खुलासा करेगा। इसे देखने के बाद यूपी सरकार के पास भोले बाबा को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज भोले बाबा का सच जानकर सिस्टम की आंखें खुल जाएंगी, हत्यारी धूल के कारोबारी बेनकाब करे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको इस केस पर कुछ अहम अपडेट दे दूं, फिर एक एक करके बाकी खुलासे भी होंगे। आज का पहला अपडेट, भगदड़ केस में पुलिस ने बाबा भोला के 2 सूबेदारों को और गिरफ्तार किया है। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है। दूसरा अपडेट, न्यायिक आयोग कमेटी ने 121 मौत के मामले में 34 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। तीसरा अपडेट, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भोले बाबा को फर्जी बाबा घोषित कर दिया है। यह इत्तेफाक है या फिर इसमें भी कोई साजिश है? बाबा के सत्संग में 121 लोग मारे गए, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल रहा, ना सरकार ना जांच एजेंसी। क्या वजह हो सकती है?
एक वजह यह हो सकती है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, बाबा का बड़ा वोट बैंक है। हो सकता है वोट बैंक की चाहत में नेता की जुबान पर ताले पड़े हों। अब जब सिस्टम मौन है तो बाबा एंड कंपनी 121 मौतों पर भी कैसे कैसे दावे कर रही है, पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, फिर सरकार की आंखें खोलने वाला खुलासा करेंगे। जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, बड़ा षड्यंत्र था। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ खड़े रहने का आग्रह किया है। प्रशासन की रिपोर्ट और चश्मदीद के बयानों में यह दावा किया गया है कि बाबा की चरण धूल के लिए भगदड़ मची। 121 भक्त बेमौत मर गए, लेकिन शिकंजा बाबा की बजाय आयोजकों और सेवादारों पर कसा गया। कहा गया कि भगदड़ में बाबा की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके लिए एक थ्योरी दी गई। थ्योरी यह दी गई कि बाबा ने मंच से किसी को चरण धूल लेने के लिए आदेश नहीं दिया था, लेकिन इस केस की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने जिन 34 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, उनमें से पहले गवाह ने बाबा की चरण धूली वाले आदेश पर जो खुलासा किया है, उसे सुनने के बाद सरकार को बाबा भोले के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने पूछा आप मौजूद थे, मैंने यहाँ थे। आप कितनी दूर थे? मैंने कि घटना स्थल से सिकंदराव की तरफ 70-80 मीटर पीछे से। स्वामी जी ने मंच से स्वयं ये कहा कि मेरी चरण रज से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। पुलिस प्रशासन को अंदर जाने की अनुमति ये दे देती कमेटी, तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं भटकने दिया। जब प्रयास भी किया जाने का तो उन्होंने उनसे बदतमीजी की, तो पुलिस प्रशासन वहां से लगभग 50-60 मीटर पीछे खड़ा था। आप सत्संग सभा स्थल देख सकते थे, आप जहाँ पर खड़े थे? जी, वहां से दिख रहा था, सब लोग दिख रहे थे। तो क्या सत्संग सभा स्थल के अंदर कोई एक पुलिसकर्मी मौजूद था? किसी को घुसने नहीं दिया। पुलिसकर्मी को तो किसी को घुसने ही नहीं दिया। ये आपने देखा कि पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाए? जी जी जी, ये था। वहाँ जब पुलिस वालों ने कहा कि हमें अंदर, तो बोले नहीं, हमारे कार्यक्रम में हमारी ही फोर्स रहती है, हमारे ही कार्यकर्ता रहते हैं, आप केवल दूर से देखिएगा, आपकी अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। बाबा भोले की चरण धूली पर दूसरा खुलासा। बाबा भोले खुद को विष्णु भगवान का अवतार बताता है। दावा करता है कि भगदड़ से ठीक पहले बाबा ने इस तरह की बात कही थी या नहीं कही थी। बाबा ने मंच से कई बार ताल ठोकी, भक्तों को मैसेज दिया कि उनके चरणों की धूली लिए बिना वो अपने घर ना जाएं, तभी कष्ट दूर होंगे अगर चरण धूली उनके पास होगी। बाबा की करतूत का दूसरे चश्मदीद ब्रिज बिहारी हैं, जिन्होंने न्यायिक आयोग को कुछ और भी बताया है। योगी सरकार ये सच को सुनना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए, ताकि भगदड़ के पीछे बाबा की भूमिका वाला डाउट उसके मन में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाए। सवाल पूछे न्यायिक आयोग ने? न्यायिक आयोग ने हमसे जो है कि आप वहाँ पे थे, मैं यहाँ से हम थे, कि कितनी दूरी पे थे? मैं से करीब 70-75 मीटर दूरी पर थे। कि क्या देखा आपने? उनकी सर वहाँ से जो है भाषण में ये कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज लेख छू करके माथे से लगा करके करें तो आपका सब दुख
जो दुख दूर नहीं हो सकता वो दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़े बड़े दूर दराज से आए हुए हो, दूसरे प्रांतों से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। हमारे सामने ही उन्होंने कोशिश करी अंदर जाने की, पंडाल में पुलिसकर्मियों, हाँ पुलिसकर्मियों ने, तो उन्होंने जो है उनको रोक दिया। बोला आप लोगों का अंदर आने का कोई काम नहीं है। किसने रोका? ये उनके सेवकों ने, हाँ सेवादारों ने। क्या बोला सेवादारों ने? पुलिस बोले कि आप लोग के अंदर आने कोई काम नहीं है, आप अंदर की व्यवस्था तो हम ही संभाल लेंगे, आप जो ये बाहर की है भीड़ इनको संभालो। गाड़ियां उनके साथ में कम से कम 10-12 थी गाड़ी जो है। बोले कि इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये रुके, हमने फिर यही बताया मैंने कि सर इसमें अगर पुलिस प्रशासन का अगर पूरा सहयोग रहे तो ये कंट्रोल हो भी सकता है। सेवादारों ने उनको मतलब पीछे वालों को रोका। जब पीछे वालों की भीड़ नहीं रुकी तो फिर जो है ये जो है सेवादार अपनी जान बचाने के लिए फिर वहां से भाग लिए। हाथरस भगदड़ में नेता हो या बाबा, सबको साजिश की बू आती है। बाबा भोले के वकील एपी सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। वो कहते हैं कि बाबा के सत्संग में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया, लोग डर गए और भगदड़ मच गई। क्या वाकई ऐसा हुआ था? सरकार को साजिश वाला सच भी सुनना चाहिए। उन्होंने और ये जानकारी की कि वहां पर कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया हो कि इसमें भगदड़ बनाने की साजिश से हो। मैंने ऐसा कोई स्प्रे कर, जैसा कि ये भोले बाबा के वकील ने दावा किया है कि वहां पर 15-16 लोग थे जिन्होंने कुछ स्प्रे करने की कोशिश। नहीं गलत है, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, ना कोई स्प्रे हुआ। यथास्थिति मौके पर में था तो 45-40 मिनट आध घंटे तक ये रहा मामला। हमने उन लाशों को निकाला, मैक्स से पिकअप से जैसे भी व्यवस्था हुई उसको मेडिकल भिजवाया और ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई स्प्रे वाला था। ये तो वकील साहब जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ना वकील साहब मौके पे थे, हम भी थे, काफी लोग थे वहाँ, लोकल के और भी लोग थे। स्प्रे वाला कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा, काफी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहाँ पर एक फायर वाली जो प्रेशर जो पानी फायर ब्रिगेड की मशीन थी, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला तो वहाँ पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। इस हिसाब से लोग और ज्यादा वहाँ गिरना चालू रहे। हालांकि उन्होंने इस हिसाब से डाली कि जो अचेत अवस्था में अगर इस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ होश में आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन था मौके पर, 1-2 गाड़ी थी पुलिस की, एम्बुलेंस की, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर की टीम कोई नहीं थी। यूपी सरकार का जुडिशियल कमीशन एक नक्शे के साथ हाथरस पहुंचा था। चश्मदीदों को वो नक्शा दिखाया गया, पूरी घटना कैसे हुई उसे पॉइंट आउट किया गया। न्यायिक आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब चश्मदीद अपने इकबालिया बयानों में यह दावा कर रहे हैं कि बाबा ने मंच से चरण धूलि लेने का आदेश भक्तों को दिया था, तो फिर क्यों यूपी सरकार बाबा के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज कर रही है? क्यों 121 मौतों के गुनहगार को बचाया जा रहा? अब पटियाला मुंबई में हुई वर्ली हिट एंड रन केस का परीक्षण करेगा। मुंबई के एक नेता के बेटे ने शराब के नशे में एक्सीडेंट कर दिया। बेटे को बचाने के लिए पिता पर पुणे पोर्शे वाली साजिश दोहराने का आरोप है। सबसे डरावनी बात यह है कि आरोपी ने एक्सीडेंट के बाद महिला को 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, फिर अपने हाथ से खींचकर उसे निकाला और दोबारा कुचलते हुए वहां से भाग गया। अब पटियाला आपको इस घिनौनी घटना के बारे में विस्तार से बताएगा। मुंबई के वर्ली में एक BMW कार बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी। कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर पर एक महिला और उनके पति सवार थे। महिला की जान चली गई। दावा यह किया गया है कि BMW जैसी महंगी कार, पावरफुल कार चलाने वाला आदमी भी पावरफुल था और वो शराब के नशे में डूबा हुआ था। चश्मदीद और पुलिस का यह दावा है कि टक्कर के बाद स्कूटर पर सवार महिला कार के बम्पर में फंस गई, लेकिन कार नहीं रुकी। महिला के साथ करीब 1.5 किलोमीटर तक वो दौड़ती रही, फिर कार रुकी। आरोपी ने बम्पर से महिला को हटाया, कार बैक की। इस दौरान कार एक बार फिर उस महिला के ऊपर चढ़ गई, लेकिन आरोपी नहीं रुका। वो तेजी से कार चलाकर वहां से भाग गया। दुर्घटना के बाद महिला के साथ उनके पति भी थे।
पति ने BMW कार चला रहे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने कार नहीं रोकी। तफ्तीश हुई तो पता यह चला कि BMW कार राजेश शाह नाम के एक शख्स के उस पर रजिस्टर थी। राजेश शाह शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। दुर्घटना के समय कार पर उनका बेटा मिहिर शाह सवार था। पुलिस ने एक्सीडेंट और महिला की मौत के केस में मिहिर को आरोपी बनाया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि दुर्घटना के वक्त मिहिर कार चला रहा था और कार का ड्राइवर उसके बगल में बैठा था। आरोपी मिहिर शाह अब फरार है। मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता राजेश शाह और ड्राइवर राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पिता और ड्राइवर को अरेस्ट करने का कारण पुलिस ने कोर्ट को बताया। दुर्घटना के बाद मिहिर ने अपने पिता से फोन पर बात की, बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। पिता ने कार के ड्राइवर पर दबाव बनाया, ड्राइवर से बेटे का गुनाह अपने सिर लेने को कहा। कोर्ट ने पहले आरोपी के पिता राजेश शाह को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, लेकिन बाद में इतने संगीन आरोप के बावजूद आरोपी के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह को 15,000 की प्राइवेट गारंटी पर छोड़ दिया गया। हालांकि ड्राइवर को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। एक्सीडेंट के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। आदित्य ठाकरे वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। महाराष्ट्र में रसूखदार पिता के बेटे ने एक्सीडेंट का यह कोई पहला केस नहीं है, बल्कि दूसरा केस है। आपको याद होगा, मई के महीने में ही पुणे में पोर्शे कार से एक एक्सीडेंट हुआ था। बड़े बिल्डर के बेटे पर यह आरोप लगा था कि उसने शराब पीकर कार चलाई, एक्सीडेंट किया, 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। बाद में आरोपी के दादा ने ड्राइवर पर यह दबाव बनाया था कि वो आरोप अपने ऊपर ले ले, कि यानी गाड़ी वो चला रहा था। नाबालिग आरोपी के खून के सैंपल तक बदल दिए गए। पुलिस, डॉक्टर, राजनेता पर कई तरह के आरोप लगे हैं इस मामले में। इस बार भी वर्ली केस में ड्राइवर पर दबाव बनाया गया। पुणे केस में तो आरोपी के दादा, पिता, मां सब पर केस दर्ज हुआ था। अपने बच्चे को बचाने के लिए जब माता पिता साजिश रचने लगते हैं तो अपने बच्चे को वो बचाते नहीं हैं, बल्कि उसे और फंसा देते हैं, उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। हिट एंड रन और उसके बाद डेथ, उस केस में जो सेक्शन 106 है, 106 का सब क्लॉज 2 है, जो कहता है कि कोई व्यक्ति रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ हो जाती है उस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, और वो मौके से भाग जाता है, तो उस परिस्थिति में 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो अगर कोई ड्राइवर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की जान चली जाती है और उसको पूरी कोशिश करता है कि अस्पताल लेकर के गए और वो करवाए, उस परिस्थितियों में उसके बोनाफाइड डिस्चार्ज होने की परिस्थिति में कोर्ट को वो देखना है, तो कोर्ट वहां पर उसका कंडक्ट देखेगी। और ऐसे ही सजा के केस में भी है। लेकिन कोई सड़क पे मार के और निकल गया तो वहां पर जो है वो डिटरेंट पनिशमेंट है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में बाढ़ की समस्या का परीक्षण करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। अब बात बारिश और बाढ़ की। मानसून हर साल आता है, ठीक वैसे ही बाढ़ से तबाही की तस्वीरें भी हर साल की बात हो गई हैं। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं। अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए। बाढ़ की समस्या तो इससे भी पुरानी है।
लगभग हर प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वे करके देश की बाढ़ का जायजा लिया है, लेकिन देश में बाढ़ की समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 6 सितंबर 1955 को हवाई सर्वे पर निकले। देश में बाढ़ के चलते उस वक्त 50 लाख लोग बेघर हो गए थे। 1967 की बात करें तो यूपी और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई थी और बहुत सारे राज्य बेहाल हुए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हवाई सर्वे किया था। 1999 में ओडिशा में साइक्लोन की तबाही आई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हवाई सर्वे किया। अटल बिहारी वाजपेयी बाढ़ की समस्या मिटाने के लिए देश की सभी नदियों को कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ वो सब जानते हैं। जुलाई 2012 की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हवाई सर्वे पर निकले थे। असम में बाढ़ के हालात का उन्होंने जायजा लिया था। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई बार बाढ़ के हालातों पर हवाई सर्वे किया है। इतने प्रधानमंत्री और इतने हवाई सर्वे, लेकिन क्या इसके बावजूद भारत में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं मिल पाया? हालात अभी भी वही हैं। बारिश आती है, मुंबई डूबने लगती है। बारिश होती है और बिहार, यूपी, गुजरात, असम सब जगह हालात खराब हो जाते हैं। पानी दुनिया भर में एक संपदा है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है इस देश में पानी संसाधन से ज्यादा विनाश साबित होता है। सच तो यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमने बारिश के पानी को स्टोर करने और कंट्रोल करने के लिए प्रभावी सिस्टम तैयार नहीं किया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। लोगों से कहा गया है कि जरूरी ना हो तो वो घरों से ना निकलें। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1916 यानी 1916। नई मुंबई के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बारिश पर कुछ अपडेट दे देता हूं। मुंबई में 300 मिलीलीटर बारिश हुई है। एक रात में हुई इस बारिश से आधी मुंबई को पानी में डुबो दिया है। समुद्र में लहरें उफान मार रही हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में विकास का वहम दूर हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समीक्षा बैठक बुलाई, कंट्रोल रूम गए और मुंबई में बाढ़ वाली समस्या का जायजा लिया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। पानी निकालने के लिए अब पंप लगाए गए हैं। यहां पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है। कंट्रोल रूम तो पहले भी बने होंगे, मीटिंग्स तो कभी भी बंद ही नहीं हुई, लेकिन क्या मुंबई की स्थिति बदली? एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो लड़ाई पहले लड़नी थी उसे डैमेज के बाद लड़ा जा रहा है। बारिश के पानी को कंट्रोल करना है। बाढ़ आने के बाद कंट्रोल रूम नहीं खोलने हैं। वॉर रूम की यह कसरत बारिश से पहले होती है, बाद में नहीं। एक प्लान तैयार होता है और शायद हालात हाथ से बाहर ना हो, इसके लिए वो प्लान काम करता है। मुंबई की बदहाली के लिए बीएमसी की जिम्मेदारी है, जबकि बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है। 2024-25 में बीएमसी का कुल बजट 59,954 करोड़ रुपए का था। नालों की सही वक्त पर सफाई ना हो पाना भी मुंबई की इस समस्या का एक बड़ा कारण माना जाता है। बीएमसी ने मुंबई के नालों की सफाई के लिए साल 2022 में 162 करोड़ रुपए लगाए थे। साल 2023 में इस बजट को बढ़ाकर 226 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस साल यह बजट 249 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन बारिश में हालात क्यों नहीं सुधर रहे? ये चौंकाता है ना ये बात। चलिए अब बिहार ले चलते हैं। यहां कई जिलों पर संकट है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मोतिहारी में आज एक और पुल पानी में समा गया। 20 दिन से 13 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल के बुरे दिन चल रहे हैं। एक के बाद एक रोज एक आधी खबर ऐसी आ जाती है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बार भी पुल गिर रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नदियों में बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वे किया। बाढ़ जैसे हालात हैं, बारिश का यही हाल रहा तो नदियों का पानी घरों के भीतर घुस जाएगा। हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है असम। बाढ़ से बुरी तरह लोग वहां परेशान हैं, बेघर हो गए हैं। जिंदगी उनकी ठहर सी गई है। क्या इंसान और क्या जानवर। असम में आई तबाही ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लाखों लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, पीड़ितों को भी मिल रहे हैं। सच्चाई यह भी है कि असम देश का वो राज्य है जहां बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। फिर भी क्या कोई प्लान नहीं बना? आफत आने के बाद दौरे सभी करते हैं। असम में बाढ़ के इफेक्ट को
कम करने के लिए क्या किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता यह चलता है कि असम में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। जरा गौर कीजिएगा, असम में बाढ़ के चलते अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में 3,535 गांव के लगभग 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 50,000 से ज्यादा लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। असम में बाढ़ हर साल की कहानी है, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी ठोस नहीं कर पाई है। असम में हर साल बाढ़ के चलते 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इस नुकसान को रोकने के लिए कोई बड़ा एफर्ट वहां पर नजर नहीं आता। हर साल नदियां इसी तरह से वहां तबाही मचाती हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने ये कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास बना नहीं सकती। ये बात यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम भारतीयों की याददाश्त बेहद कमजोर है। पिछले साल जो तबाही देखी फिर आंखों के वही सामने आ गई। बाढ़ आने पर नेता हो या फिर नेताजी के सीनियर लोग, वो सब वॉर रूम पहुंच जाते हैं या फिर हवाई सर्वे करने लगते हैं। लेकिन इससे हालात कितने बदलते हैं, इसके भी सर्वे जरूर होने चाहिए। पीएम मोदी रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में मोदी का शानदार स्वागत हुआ। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मॉस्को गए हैं। राहुल गांधी ने आज मणिपुर का दौरा किया। उनका दावा है कि मणिपुर में हालात नहीं सुधरे हैं। प्रधानमंत्री को यहां का दौरा करना चाहिए, हालात को ठीक करना चाहिए। संसद में पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष ने मणिपुर पर हंगामा किया था। संघ प्रमुख ने भी यह कहा था कि मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना दूसरी हवाई पट्टी बनाएगी। लेह में वायुसेना बेस में एक और रनवे बनेगा। एलएसी की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा कदम है और चीन के लिए संकेत भी। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।